अमरावती में जिस तरह से तशद्दुद हुआ और उसके बाद कर्फ्यू भी नाफिज हुआ, लेकिन सवाल ये कि ये तशद्दुद बर्पा कैसे हुआ, कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस तशद्दुद को हवा दी। अगर त्रिपुरा मामले को लेकर के एहतजाज किया जा रहा था तो ये एहतजाज किस तरह से फिरका वाराना तशद्दुद में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि अमरावती तशद्दुद मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी लीडर अनिल बोंडे को गिरफ्तार कर लिया है। बोंडे पर तशद्दुद को हवा देने का इल्जाम है। वाजरे अनिल बोंडे ने जुमे की रात अमरावती की हिंदू तंजीमों से सनीचर को अमरावती बंद करने की अपील की थी। बंद की कॉल के दौरान उन्होंने एक मखसूस तबके के खिलाफ काबिल एतराज अल्फाज का इस्तेमाल किया था। महाराष्ट्र की भूमि पर षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत जो सांप्रदायिक दंगे हुए, इसके पीछे पूरी तरह से महाराष्ट्र की सरकार है और वे गिरफ्तारी कर रहे हैं भाजपा नेता की। कैसा दोगलापन है, कैसी विडंबना है। इनके खुद के शिवसेना के नेता जो त्रिपुरा में घटना घटी ही नहीं, उसे घटी है दिखा करके लोगों को उकसाने वाला भड़काऊ भाषण करते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान देखें, राशिद अलवी का हिंदुओं के आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने वाला बयान देखिए। उसी समय सलमान खुर्शीद की किताब आती है, उसमें हिंदुओं के प्रति आपत्तिजनक वाणी का प्रयोग किया जाता है। इन सारे बिंदुओं को जोड़िए आप। सांप्रदायिक दंगों के पहले महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों पे हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। वहां पर बताया जाता है कि कोई काम पर नहीं जाएगा, किस प्रकार से दंगे किए जाएंगे। खुफिया जांच एजेंसी महाराष्ट्र की क्या कर रही थी? क्या वे सो रहे थे या उनका रिपोर्ट आने के बाद जानबूझ करके महाराष्ट्र सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की? जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं। खुद का दागी चेहरा, काला दामन छुपाने के लिए वे इस प्रकार से भाजपा नेता पर कार्रवाई नहीं कर सकते। आने वाले चुनाव में लाभ हो सके, इस हेतु कांग्रेस दल और महाराष्ट्र की सरकार ने ये दंगे कराए हैं। जो संगठन इसके लिए जिम्मेदार है, उस पर अब तक पाबंदी क्यों नहीं, उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? इन बातों का भी जवाब महाराष्ट्र की सरकार को देना होगा। तो आपको बता दें कि त्रिपुरा मामले को लेकर के जिस तरह से बंद बनाया गया और उसके बाद जो है अनिल बोंडे ने हिंदू तंजीमों को बंद की कॉल दी और इस पूरे मामले के बाद जिस तरह से अमरावती में तशद्दुद बरपा हुआ और कर्फ्यू नाफिज किया गया, तो माहौल जो है पुरअमन नहीं रहा और इसी मामले को लेकर के अनिल बोंडे को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर तशद्दुद को हवा देने का इल्जाम लगाया गया है। जुमे की रात अमरावती की हिंदू तंजीमों से सनीचर को अमरावती बंद करने की अनिल बोंडे ने अपील की थी। बंद की कॉल के दौरान उन्होंने एक मखसूस तबके के खिलाफ काबिल एतराज अल्फाज का इस्तेमाल भी किया था। हमारे नुमाइंदे कमर काजी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमर, अनिल बोंडे बीजेपी लीडर जिन्होंने कॉल दी थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी मुनव्वर, अनिल बोंडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जुमा के रोज एक रैली का इनेकाद किया गया था, एहतजाजी रैली थी त्रिपुरा और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की शान में गुस्ताखी को लेकर, जिस पर पथराव किया गया और उस पर जवाबी कार्रवाई में इधर से कुछ लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए थे। ऐसे में अनिल बोंडे जो कि बीजेपी के साबिक वजीर रह चुके हैं, उन्होंने ट्रेन में ही मुंबई से आते वक्त एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें उन्होंने कुछ तंजीमों से अपील की थी कि वो जो है शहर के राजकमल चौक पर कल जो है जमा हो जाए, यानी शनिचर के रोज। उस दिन जो है शनिचर के रोज बड़े पैमाने पर काफी कसीर तादाद में मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों के लीडरान और कार्यकुरान जमा हो गए, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए। कई अकलियती तबके की जो दुकानें हैं उनको निशाना बनाया गया, जलाया गया, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए, जिसको लेकर अनिल बोंडे के अलावा दिगर जो बीजेपी लीडरान है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें निवेदिता चौधरी है और
अनिल बोंडे है, परवीन पोटे है, इसके अलावा जो है रुकन बल्दिया सदर बल्दिया जो है चेतन गावंडे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह से शिवराय कुलकर्णी वगैरह दिगर जो बीजेपी लीडरान है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। और ये बताया कि बीजेपी के जो आला लीडरान है, क्या उनकी तरफ से कोई बयान आया है कि आखिर क्यों जो बीजेपी कारकुनान है, लीडरान है, वो ही कम्युनल राइट्स को हवा देने वाले बयान देते हैं? नहीं, इस तरह का तो अभी तक कोई भी बयान नहीं आया। हालांकि उसमें तो जिम्मेदार जो है मतलब यहाँ पर जो आघाड़ी हुकूमत है उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस पूरे हालात को लेकर के उन्होंने किस तरह की इसको परमिशन दी, वो एहतजाजी रैली को, और इस तरह के निशाना बनाया जा रहा है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है आघाड़ी हुकूमत को। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई भी बयान जो है यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। हालांकि इसके अलावा जो रैली निकाली गई थी जुमा के रोज, और उस रैली को जिन तंजीमों की हिमायत हासिल थी, उन तंजीमों के जो अहदेदारान है उनको भी हिरासत में लिया गया है। रात में देर रात तक ये कार्रवाई चलती रही और तकरीबन 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो एहतजाजी रैली जिन्होंने निकाली थी, जुमा के रोज जिन्होंने रैली निकाली थी, उनको भी हिरासत में लिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदारान मौजूद है। बिल्कुल कमर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। वहीं मालेगांव में भी बंद मनाया गया। त्रिपुरा मामले को लेकर के मालेगांव में भी बंद की कॉल दी गई थी और इस दौरान जो है मालेगांव में भी पत्थरबाजी हुई, तशद्दुद हुआ, जिस को लेकर के पुलिस ने कई दफात के तहत मामले दर्ज किए, जिसके बाद से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। अब तक 25 से ज्यादा अफराद की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। अदालत ने गिरफ्तार अफराद को 3 दिनों की पुलिस हिरासत में रवाना किया है। जिला एसपी सचिन पाटिल का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे और पुलिस के जरिए की गई शूटिंग की मदद से गिरफ्तारियां की जा रही हैं। दूसरी जानिब जिनकी गिरफ्तारी अमल में आई है, उनके वकील का कहना है कि ये बेजा गिरफ्तारी है और उन पर आयद करदा दफात का इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें अब तक हमने 22 लोगों को अरेस्ट करके माननीय कोर्ट के सामने पेश किया है। इसके तहत और 5 लोगों से अभी फ़िलहाल पूछताछ चल रही है। इसमें जो भी पुलिस को एविडेंसेस मिले हैं, जिसमें अहम था सीसीटीवी फुटेज कवरेज है, उसके साथ जो वहाँ पे कैमरे अलग अलग थे, उसमें जो दिख रहे थे, जो इंसिडेंट्स दिख रहे, उसके आधार पे जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, जिन लोगों ने नारे लगाए, उसी के साथ जिन्होंने लोगों को उकसा के ये एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करवाई हैं, उनके ऊपर फ़िलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसमें ऑर्गेनाइजर्स जो है उनका भी लीगलिटी जो है, क्योंकि ये रैली जो थी उसके लिए परमिशन नहीं थी। परसों को जो मालेगांव में वाक़ हुआ रोड के ऊपर, पुलिस ने अलग अलग क्राइम्स रजिस्टर किए। उसमें आज 22 आदमियों को अरेस्ट करके लेके आए थे, जिनके ऊपर दफ़ा 307 पुलिस को मारपीट की, 353 फसादात के सेक्शन, सरकारी माल मत्ते में नुकसान किए थे, तमाम सेक्शन को लेकर। यहाँ पर मैक्सिमम मुस्लिम अफराद रहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी प्रोजेक्टेड सिटी है, इसलिए इन्हें बदनाम करने के लिए ये हाई प्रोफाइल ऑफिस रजिस्टर किया गया। तो आपको बता दें कि मालेगांव शहर में जुम्मे के दिन ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा और रजा एकेडमी की जानिब से त्रिपुरा तशद्दुद के खिलाफ बंद मनाया गया था और इस दौरान पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस की जानिब से 7 अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे और उसके बाद से ही गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। अब तक 25 से ज्यादा अफराद की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। अदालत ने गिरफ्तार अफराद को 3 दिनों की पुलिस हिरासत में रवाना किया है। जिला एसपी सचिन पाटिल का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे और पुलिस के जरिए की गई शूटिंग की मदद से गिरफ्तारियां की गई हैं, यानी उस दौरान जो भी वीडियो फुटेज मिल रही है उस वक्त की पत्थरबाजी के दौरान की, तो जो लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं पत्थरबाजी करते हुए, तशद्दुद करते हुए, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन लोगों की गिरफ्तारी उसी वीडियो फुटेज, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के बुनियाद पर की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब जिनकी गिरफ्तारी अमल में आई है, उनके वकील का कहना है कि ये बेजा गिरफ्तारी है और उन पर आयद करदा दफात का इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपको बता दें कि त्रिपुरा में जिस तरह से तशद्दुद हुआ, उस हवाले से अमरावती में भी बंद की कॉल दी गई और मालेगांव में भी बंद की कॉल दी गई थी और बंद मनाया गया, लेकिन साथ ही साथ इस दौरान तशद्दुद भी बरपा हुआ।
हमारे नुमाइंदे ज़हूर खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़हूर, किन दफात के तहत मामले दर्ज किए गए हैं? क्योंकि वकला का साफ तौर पर कहना है कि जिन दफात के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, गिरफ्तारियां हो रही है, उसका इस वाकये से कोई लेना देना ही नहीं है। जी ये सही बात है। जुमा के रोज़ जो है यहाँ पर एहतजाज और बंद जो है खामोशी से हो गया था। उसके बाद में शाम में जब एहतजाजी अपने घर पहुँच गए थे, कुछ लोगों ने आगरा रोड और बस स्टैंड के करीब में पहुंचकर यहाँ पे पथराव किया गया था। उसके साथ में तोड़फोड़ की गई थी और दीगर मामलात भी हुए थे। पुलिस ने दूसरे ही दिन से इस मामले में गिरफ्तारियां शुरू कर दी। अब तक 25 से ज़ायद लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनको अदालत में कल पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड सुना दी है। लेकिन उसके बाद उनके जो वकील है गिरफ्तार हुए उनका ये कहना है कि जो गिरफ्तारी हुई है उसमें दफ़ा 307 और दूसरे दफ़ात जो लगाए गए हैं वो गैर ज़रूरी है। इन दफ़ात की सब पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए गांव में दहशत का माहौल फैला हुआ है। शहर के अंदर जो है लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि पुलिस एहलकार जो है रात में किसी भी वक्त में 10-20 पुलिस जो है वो किसी के घर पे पहुंच जा रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी अमल में आ रही है। अभी यहाँ के रुकन असम्बली MIM के जो रुकन असम्बली है मुफ्ती इस्माइल कासमी ने यहाँ पर ये कहा जी, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि पुलिस जो है ज़बरदस्ती कर रही है और ये जो हो रहा है ये गैर ज़रूरी है। गिरफ्तारी आप जो लोगों ने किया है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन जिन जिम्मेदार का कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे जिम्मेदारों की गिरफ्तारी अगर हो रही है तो वो बेजा गिरफ्तारियां हैं। उसके खिलाफ MLA ने अपना बयान दिया है। ज़हूर, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर स्टूडेंट तंजीमें जो है आपस में भिड़ गई हैं। ABVP और आयसा दोनों में जो भी तुलबा है वो आपस में भिड़ गए हैं, दोनों का झगड़ा हो गया है और स्टूडेंट्स जख्मी भी हुए हैं। आपको बता दें कि ABVP ने इल्जाम लगाया है कि जब वो यूनिवर्सिटी में मीटिंग कर रहे थे तो आयसा से ताल्लुक रखने वाले तुलबा ने आकर उनके साथ मारपीट की। इल्जाम है कि कई तुलबा जख्मी हुए, जिसके बाद जख्मी तुलबा का एम्स में इलाज किया गया। मामला 14 नवंबर की रात तकरीबन 10 बजे का है। इस मामले में दिल्ली के वसंत कुंज पुलिस स्टेशन की जानिब से शिकायत दी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, अभी FIR दर्ज नहीं की गई है। देखिए, हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो रूटीन बैठक होता है संडे को वो चल रहा था स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर पे। और लोग 9:45 के करीब आए, लेफ्ट के लोग थे और बोले कि तुमने बैठक कैसे करो, हमसे अनुमति क्यों नहीं ली। हमने बोला कि ऑलरेडी हमने जिसे अनुमति लेना था ले लिया था। बोले कि उसके बाद वो लोग नारेबाजी की, उसके बाद में जो लोग करते हैं शुरू से वो की। उसके बाद से अचानक हम लोगों पर टारगेट करके हमला कर दिया और हमें बुरी तरह चोट आई। हम और हमारे 2, 3, 4, 7, 8, 10 लोग और हैं। महिलाओं को भी मारा गया, बड़ी बेरहमी से लोग मारते हैं। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, तो हमको जान से मारने की टारगेट थी। कल हम लोगों की एक साप्ताहिक मीटिंग JNU स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर जो यहाँ का है उसमें हम लोग आयोजित किए थे। हम लोग अपनी मीटिंग प्रारंभ कर दिए थे। लेफ्ट के लोग आयसा SFI DSF के लोग आते हैं, वो बाहर से घुसते हैं, ढपली नारा लगाते हुए ABP मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद, ABP की कबर खुदेगी, JNU की धरती पे, इस तरह के नारे लगाते हुए तो हम लोग मीटिंग करते रहते हैं। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, आप बोलते हैं कि हमारा रूम है, हमारे काउंसलर हैं, हमारा प्रेसिडेंट है, हम इस यूनियन में हैं, तो आप इस रूम में मीटिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे मीटिंग नहीं कर सकते हैं। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं 1 घंटे की मीटिंग है। हमारा 12 काउंसलर उसी यूनियन में, 12 काउंसलर इलेक्टेड है हमारे भी, हम उनके बेसिस पे रूम में बैठे हैं और हमको 1 घंटे की मीटिंग करनी थी। आप उसके बाद जो भी उस रूम में जितना भी मीटिंग करना आप कर सकते हैं, लेकिन वो मानते नहीं, गाली गलौज। कामयाबी की कोई भी कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन अगर ईमानदारी, सच्चाई और लगन से मेहनत की जाए, आगे बढ़ा जाए तो एक दिन ये कहानी मुकम्मल ज़रूर होती है। आपको बता दें, अमूल ने अपनी कामयाबी का सफ़र गुजरात के सिर्फ 2 गाँव से शुरू किया था और अमूल वक्तन फ़वक्तन एक दिलचस्प अंदाज में अपने इश्तहारात के ज़रिए अपने पैगामात को आवाम तक पहुँचाते हैं। नज़र डालते हैं एक ऐसे ही खूबसूरत कहानी पर। अमूल बिना रुके लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। लगातार गतिशील होना ही जीवन की सबसे बड़ी निशानी है।
इसे चीरतार्थ करते हुए अमूल का संकल्प है कि हर महीने 2 नए प्रोडक्ट्स जारी किए जाएं। अमूल के चाहने वाले जिस भी प्रोडक्ट की कल्पना मन में करते हैं, अमूल की कोशिश रहती है उसे बाजार में उतारने की। आपके अटली बटली डिलिशियस अमूल का सफर इसी तरह जारी रहेगा। हर भारतीय को अमूल की शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं, सीधा रुख करते हैं। आप सबकी तरफ से अभिनंदन है, वंदन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके कृपा, उनकी स्नेह, उनके सानिध्य के लिए। और इस समय इस वीर वसुंधरा पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय 25 वर्ष की आयु में जिस वीर क्रांतिकारी मुंडा युवा ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, देवियों सज्जनों, विदेशी शासन के अत्याचारों और शोषण से मुक्ति के लिए संग्राम करते हुए अपने प्राणों को आहुति दी, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा के चित्र के समक्ष वे नतमस्तक होकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें अपने भावों की अभिव्यक्ति, अपने सम्मान और श्रद्धा भाव उनके प्रति प्रकट कर रहे हैं। और साथ में माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, एक बार हम सब भी इस श्रद्धा और सम्मान में अपनी करतल ध्वनि के साथ शामिल होंगे। आप सभी उत्साह के साथ, एक बार जोश के साथ आइए इस अभिनंदन को अपनी करतल ध्वनि से गुंजायमान करें, स्वागत करें परम आदरणीय, परम पूज्य, यशस्वी प्रधानमंत्री इस भारत देश के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। आपकी तालियों की आवाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस वीर वसुंधरा पर आकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। यहाँ आप सबका अभिनंदन और वंदन कर रहे हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, वंदन करें, नमन करें ऐसी विभूति का, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत देश के परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। देवियों सज्जनों, वंदे मातरम। पुनः नमस्कार आप सभी को। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मध्य प्रदेश में भोपाल की इस वीर वसुंधरा पर देश के जनजातीय समाज के गौरव के अपने संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से आज इस जनजातीय महासम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हम सबके लिए गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। आज अभिभूत भाव से ये विशाल जनजातीय समुदाय आपका अभिनंदन कर रहा है। आज इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंचासीन केंद्रीय मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वीरेंद्र कुमार जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी और डॉक्टर एल मुरुगन, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है इस धरा पर। देवेश सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश भर में जनजातीय समुदायों की पहचान और उनके सम्मान के लिए, उनकी समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयास किए हैं वे अनुपम है। आज इस अवसर पर ऐसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से। हमारे तो भोपाल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जहां पर जम्बूरी मैदान में उन्होंने नुमाइश का मुआयना भी किया, कबालियों से मुलाकात भी की। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरह से एयर क्वालिटी ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे हवा का जो मयार है वो काफ़ी ख़राब दिखाई दे रहा है। उसी हवाले से दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत की सरजनिश करते हुए कहा कि सिर्फ इश्तिहार के लिए रकूम जमा किए जा रहे हैं। सीजेआई ने अपने हुक्म में कहा कि हलफनामे के मुताबिक फ़ज़ाए आलूदगी की अहम वजह धूल, ट्रांसपोर्ट और फैक्ट्री वगैरह है। दिल्ली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। दिल्ली हुकूमत ने कोर्ट में कहा कि वो लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। जब एनसीआर में लॉकडाउन लगेगा तभी ये कारगर होगा। वहीं सीजेआई ने यह भी कहा कि वो मरकजी हुकूमत को कल हंगामी मीटिंग बुलाने का हुक्म देते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार से तीखे सवाल किए। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को रोकने के लिए अपने जो कदम उठाए हैं उसकी जानकारी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए यह कहा कि ये तमाम जवाब जो हैं वो कागजों पर हैं। जमीनी हकीकत प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारों के द्वारा क्या उठाया गया है वो बताएं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि डस्ट एक बड़ी वजह है, हालांकि इसको रोकने के लिए सड़कों पर मशीनें चलाई जा रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सीधे सवाल किया कि क्या 69 मशीनें जो दिल्ली में चल रही हैं उससे प्रदूषण दिल्ली में रुकेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाने की भी बात कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाया जाना चाहिए वो फिलहाल नहीं उठाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दो टूक यहां तक की भी कहा कि दिल्ली सरकार रेवेन्यू और एड पर जो पैसे कमा रही है, क्या अब उसकी जरूरत है कि हम ऑडिट करने का उसे आदेश दें। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट आज फिर नाराज दिखा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्य के वकीलों से यह कहा कि वो अपने राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से ये कहें कि वो वहां के किसानों से बातचीत करें और ये कहें कि वो पराली कुछ दिन ना जलाएं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से कल तक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए कहा है और एक डिटेल हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने जमीन पर क्या काम किया। बहरहाल बुधवार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस नाराजगी के बाद तमाम जो सरकारें हैं वो कितनी हरकत में आती हैं और प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारें जमीन पर क्या काम करती हैं। कैमरामैन अंकित के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।